वैसे तो हम सभी के लिए एज एक सिर्फ नंबर है जो हर आने वाले साल में बढ़ती जाती है, लेकिन बात जब यूनिवर्स की हो तो एज सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाती। अगर साइंटिस्ट्स की माने तो हमारे यूनिवर्स की उम्र करीब 14 अरब साल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइंटिस्ट्स पता कैसे लगाते हैं कि यूनिवर्स के बर्थडे केक पर कितनी कैंडल्स लगानी हैं। वैसे दो तरीके हैं जिनके जरिए साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की एज का पता लगा है। पहला, ये यूनिवर्स में मौजूद सबसे पुराने ऑब्जेक्ट पर स्टडी की जाए, और दूसरा तरीका यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड का पता लगाकर। लेकिन क्या आपको पता है, अभी तक हमारे यूनिवर्स ने अपनी पूरी उम्र की 10 खरब साल से भी ज्यादा है, उसके सिर्फ 14 अरब साल ही जिए हैं। अभी इसे अपनी प्रेजेंट एज से 100 गुना साल और ज्यादा जीना है, जहां पर सिर्फ सबसे ज्यादा वक्त तक जलने वाले स्टार्स यानी कि रेड ड्वार्फ्स ही पाए जा सकते हैं। उस वक्त सिचुएशंस इतनी ज्यादा भयावह होंगी कि वहां पर इंसान के सरवाइव कर पाना जरा भी संभव नहीं लगता। हमें खुद को रेड ड्वार्फ्स और ब्लैक होल्स के मौजूद होते हुए भी बचाकर रखना होगा। आज हम बात करेंगे आज से 10 खरब साल के बाद के यूनिवर्स की। कैसा होगा वो वक्त जब यूनिवर्स अपने लास्ट फेज में होगा। रेड ड्वार्फ्स तब शायद इंसान के लिए किसी सेफ हाउस के जैसे होंगे। यूनिवर्स में इसके अंत के करीब आने से सालों पहले ही किसी यहाँ पर नए स्टार की फॉर्मेशन होनी बंद हो चुकी होगी, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह के नेबुलाए, सुपरनोवा ब्लास्ट या ब्लू जायंट स्टार के मौजूद होने की संभावना ही नहीं बनती। उस वक्त तक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी एक दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा M31 के साथ टकराकर अपना अस्तित्व खो चुकी होगी। इन दोनों गैलेक्सी के मिलने से बनी इस विशाल गैलेक्सी में भी किसी तरह की धूल या गैस मौजूद नहीं होगी। ऐसे में रात में आसमान में एक जैसे तारे बिखरे नजर आएंगे। उस यूनिवर्स में स्टेलर डेंसिटी यानी तारों की संख्या गैलेक्सी के सेंटर की तरफ ज्यादा होगी, और उस वक्त हमेशा चमकीली नजर आने वाली मिल्की वे गैलेक्सी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब तक यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं, वहां प्लैनेट्स भी होंगे, और शायद उनमें से किसी पर जीवन भी मौजूद हो। संभावना ये है कि उस वक्त आने वाले समय में एस्ट्रोनॉमर्स को हमारी एग्जिस्टेंस तब की नजर आएगी जब यहाँ पर टेलीस्कोप खोजे भी नहीं गए थे, यानी कि 19वीं शताब्दी कींच। इतने वक्त बाद आने वाले साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को कभी यूनिवर्स के जन्म और एवोल्यूशन के बारे में पता नहीं चल पाएगा, बल्कि ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम इतने वक्त के बाद आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए किसी ग्रैंड गैलेक्टिक आर्काइव में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख जाएं। अगर हम आइंस्टाइन के डार्क एनर्जी को एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट माने, न कि एक अनस्टेबल फील्ड, तो आज से करीब 10 खरब सालों के बाद तक हर पल फैलने वाला यूनिवर्स बाहरी सभी गैलेक्सीज से लाइट खींचकर इन्फिनिटी तक उसे फैला चुका होगा। स्पेस टाइम के बढ़ने की वजह से 1 अरब गैलेक्सीज बहुत पहले ही अपनी जगह छोड़कर कहीं और ही फैल चुकी होंगी। बेतादाद वाइट ड्वार्फ्स, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स इस बात का सबूत होंगे कि सिर्फ स्टेलर एवोल्यूशन यानी कि स्टार्स का एवोल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है। उनका अस्तित्व इस बात की ओर इशारा करेगा कि यूनिवर्स इटर्नल नहीं है और इसका अंत होना भी तय है। हालांकि उस वक्त तक बिग बैंग थियरी के वक्त उत्पन्न हुआ कॉस्मिक ग्लो आज से 10 खरब साल बाद इतना कमजोर पड़ चुका होगा कि उसका होना शायद ही किसी को पता चल सके। और यही वजह है कि वहां के एस्ट्रोनॉमर्स को यूनिवर्स की शुरुआत और बिग बैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। डार्क एनर्जी की प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से वहां के स्पेस में मैटर की डेंसिटी काफी ज्यादा डिल्यूट रहेगी, जिसे मापना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होगा। उन्हें यही लगेगा कि पुराने वक्त में ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण नए स्टार्स बनने का कारण उस वक्त में मैटर के पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा टाइटली पैक होना रहा होगा। तारों की उम्र खासकर कूलिंग वाइट ड्वार्फ्स की एज से एस्ट्रोनॉमर्स ये तो कैलकुलेट कर लेंगे कि यूनिवर्स में कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे एक बार में अरबों नए स्टार्स का फॉर्मेशन एक साथ हो गया,
लेकिन उन्हें नहीं पता चल पाएगा कि ऐसा हमारी गैलेक्सी के एक दूसरी स्टार सिटी से कंबाइन होने की वजह से हुआ था, जिससे स्टार बर्थ वाला एक्सप्लोजन हुआ था। हर 1 लाख सालों में एक बार जरूर कोई ट्रिपल स्टार सिस्टम हमारी गैलेक्सी के पास मौजूद ब्लैक होल के पास वॉन्डर करता है। ब्लैक होल के एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें से एक स्टार ब्लैक होल में समा जाता है, जबकि न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ के मुताबिक बाकी बचे 2 बाइनरी स्टार्स तेज फोर्स के साथ गैलेक्सी से बाहर निकल जाता है। साल 2009 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे ही मिल्की वे को छोड़कर गए एक हाइपर वेलोसिटी स्टार का पता लगाया था। भविष्य में एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे ही किसी भागते हुए स्टार को देखकर उसके एंड पॉइंट का पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये स्टार दूर जाता जाएगा, इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा पूरे स्पेस में फैली डार्क एनर्जी की वजह से होगा, जिसकी वजह से स्पेस का साइज स्ट्रेच होता जाता है। उनकी हैरानगी तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो इस स्टार को इवेंट होराइजन से गायब होते देखेंगे, जहां से आगे स्पेस के रैपिड एक्सपेंशन की वजह से लाइट की स्पीड से ट्रैवल होने वाली इंफॉर्मेशन को पता नहीं किया जा सकता है। इन हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के जरिए ही वे यूनिवर्स के कॉस्मिक एक्सपेंशन को जानकर पास्ट के बारे में पता कर पाएंगे। इन सभी प्रिडिक्शंस में से सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उस वक्त उस रनवे स्टार के पास चक्कर लगाते किसी प्लेनेट पर मौजूद सिविलाइजेशन के लोग हमारी गैलेक्सी को आकार में छोटी होकर लाल रंग की बनकर धीरे धीरे डिम होते हुए देख पाएंगे, और फिर वो उनकी नजरों से ओझल होकर पूरी तरह गायब हो जाएगी। क्या आप ऐसे आसमान को इमेजिन कर सकते हैं जो पूरा काला हो और उसमें सिर्फ पेरेंट स्टार के अलावा आसपास के कुछ प्लैनेट्स ही टिमटिमा रहे हों? इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं हो। कितना सूना नजर आएगा ऐसा आकाश। लेकिन क्या फिर इसका मतलब ये है कि हम अभी यूनिवर्स के एक बहुत ही खास वक्त में जी रहे हैं? इसके लिए हमें खुद को ब्लेस्ड मानना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि इस यूनिवर्स का हर एक मोमेंट खास है, यहां तक कि वो वक्त भी जो 10 खरब सालों के बाद आएगा। अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अंतरिक्ष की सुंदरता और विशालता सभी का मन मोह लेती है। यही कारण है कि कई हजार सालों से भी मानव इसके रहस्यों को जानने में लगा है, लेकिन आज भी वह इसका लेस मात्र भी नहीं जान सका है। पहले प्राचीन लोग रात को जब अंतरिक्ष में नहीं जा सकते थे, तब वे रात को इसके बारे में सोचा करते थे। धीरे धीरे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, जिससे अब मानव आसानी से अंतरिक्ष में पहुंच सकता है और साथ में इधर कुछ दिन रह भी सकता है। अंतरिक्ष जितना सुंदर हमारी सोच में बसता है, उतना ही वह वास्तव में खतरनाक है। अगर कोई बिना सुरक्षा उपकरण के वहां चला जाए तो केवल 2 मिनट में ही उसकी मौत हो जाएगी और उसका शरीर भी नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेस का मतलब खाली जगह समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये एक ऐसी जगह है जो धूल, गैस या अन्य कण, रेडिएशन कणों से भरी रहती है। स्पेस जैसा हमें दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है। हम इतने छोटे हैं कि जो ये खाली जगह हम देखते हैं वह ही हमारे लिए कल्पना से परे बन जाती है। स्पेस एक खोखली जगह नहीं है। तारों और ग्रहों के बीच जो दूरी होती है उसे हम स्पेस कहते हैं। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते ही स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की सीमा चालू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक हमें कोई दूसरा ग्रह नहीं मिल जाता है। पर ये जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है, ये एकदम खाली या कहें खोखली नहीं होती है। इसमें कई तरह के कण, छोटे पिंड और उल्काएं होती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज इत्यादि। इसके साथ ही अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र भी बना हुआ होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पेस एक वैक्यूम है जिसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर होती है। यहाँ ना तो हवा है और ना ही कोई माध्यम है जिससे हमारी आवाज गूंज सके। अंतरिक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि पृथ्वी पर रहने वाले के लिए होता है। अगर हम स्पेस या अंतरिक्ष की तरफ देखें तो हमें इसमें लाखों, अरबों तारे,
ग्रह, आकाशगंगाएं देखने को मिलती हैं, जिनके साथ साथ हम कई और विचित्र चीजों को भी देखते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सके हैं। पृथ्वी के अनुसार अंतरिक्ष को विभिन्न परतों या प्रकारों में बांटा गया है। जियोस्पेस, यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जो हमारे ग्रह के सबसे नजदीक है। इसमें एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह तथा चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। सूर्य और ग्रहों के बीच का जो क्षेत्र है उसे इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य से आने वाली सौर हवा सभी ग्रहों पर प्रभाव डालती है। यहाँ जो भी खाली जगह है उसमें सूर्य के कण ही भरे हुए हैं। सूर्य बहुत अधिक मात्रा में अपनी सतह से इस तरह कई मैटर कणों के माध्यम से छोड़ता है। उम्मीद है जीके पंथी चैनल को आप अपना भरपूर प्यार देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।